नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर ममता शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी SBK महाविद्यालय से। आज हम कविवर निराला जी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कविता जागो फिर एक बार का अध्ययन करने वाले हैं। कविता को आरंभ करने से पूर्व मैं इस कृति के बारे में और निराला जी के विषय में भी कुछ विशेष बातें आपको बताना चाहूँगी, जो आपको इस कविता पर टिप्पणी लिखने के लिए तथा निराला जी पर भी टिप्पणी लिखनी पड़े तो उसमें सहायक होंगी। हम निराला जी के जीवन परिचय के बारे में और कवि जीवन परिचय के बारे में भी बहुत कुछ पहले पढ़ चुके हैं। उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे एक साथ ही आदर्शवादी भी हैं और यथार्थवादी भी, छायावादी भी हैं और प्रगतिवादी भी, बहुलवादी भी हैं और मानवतावादी भी, बुद्धिवादी भी हैं तो साथ में हृदयवादी भी। इनके काव्य संग्रहों में अनामिका से लेकर द्वितीय गीत कुंज तक के सभी काव्य संग्रहों में इनकी काव्य रचना का यही रूप प्रकट हुआ है। उदाहरण के लिए उनके कविता संग्रहों में यदि हम परिमल को लेते हैं, जिसकी कविताएं हमारे पाठ्यक्रम में भी है स्नातक स्तर पर, उसकी अत्यधिक लोकप्रिय सिद्ध होने वाली रचनाओं को हम दो सुस्पष्ट वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। पहले वर्ग के अंतर्गत आने वाली कविताएं हैं तुम और मैं, संध्या सुंदरी, विधवा, भिक्षुक, जागो फिर एक बार, शिवाजी का पत्र इत्यादि। इनमें प्रकृति तथा उसके विभिन्न प्रकार के सौंदर्य को या तो प्रकृति वर्णन के लिए या फिर अपने रहस्य भाव को उद्घाटित करने के लिए है। और द्वितीय वर्ग की कविताओं में तत्कालीन सामाजिक विषयों को वस्तु के रूप में इन्होंने स्वीकार किया है। प्रथम की वस्तु अपने में एकदम छायावाद रहस्यवाद के अनुरूप है और द्वितीय वर्ग की कविताओं की वस्तु उससे सर्वथा भिन्न प्रकार की है। हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। जब छायावाद की विशेषताओं की चर्चा करेंगे तो ये भी पढ़ेंगे कि छायावाद और रहस्यवाद में क्या अंतर है, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें छायावाद की विशेषताएं और साथ में छायावाद रहस्यवाद से किस प्रकार भिन्न है, इस बात की चर्चा भी करेंगे। निराला जी की जागो फिर एक बार शीर्षक कविता बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है, क्योंकि इस कविता में सांस्कृतिक जागरण का उन्होंने आह्वान किया है। यह कविता न तो राष्ट्रीय है और न ही श्रृंगारिक है। कतिपय आलोचकों ने इसे श्रृंगारिक या राष्ट्रीयता के कटघरे में सीमित करने की भूल तो की है, लेकिन हम एक सामान्य रूप से देखें तो ये कविता दो खंडों में लिखी गई है। एक की भूमि जो है वो वीर रसात्मक मिलती है और दूसरे की हमको श्रृंगारिक मिलती है। वस्तुतः यह कविता राष्ट्रीय और श्रृंगारिक से ऊपर उठकर सांस्कृतिक धरातल की वस्तु है, यानी इसमें देश के वीर और श्रृंगार दोनों ही रसों में बोधात्मक स्तर पर बताने की चेष्टा की गई है। कारण जब किसी देश का सांस्कृतिक पराभव होता है तो उसका वीर भाव ही नहीं, उसका श्रृंगार भी मर जाता है, ऐसा बताया गया है। अर्थात श्रृंगार और वीर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ऐसा निराला जी हमें समझाना चाह रहे हैं। इस कविता के प्रथम खंड में कवि ने देश के शिथिल और मृतप्राय श्रृंगार को संजीवनी देने की चेष्टा की है। इस कविता में कवि हमारे वीर और श्रृंगार को जगाकर हमारे सांस्कृतिक बोध को सक्रिय बनाना चाह रहे हैं। शिल्प की दृष्टि से भी इस कविता में कुछ नायाब विशेषताएं हैं। छायावादी बिंब विधान के अनुकूल अनेक चित्र इसमें जुड़े हुए हैं, जैसे प्रातः, रात्रि, मध्य रात्रि आदि के चित्र यहाँ प्रस्तुत हैं। दूसरी विशेषता यह है कि काल दृष्टि से इसमें 4 यमों का चक्रीय चित्र दिया है। चक्रीय इसलिए कि जिस प्रातः चित्रण की कविता का आरंभ हो रहा है, जिस प्रातः चित्रण से, उसी प्रातः चित्रण से उसकी समाप्ति भी हो रही है। आरंभ में अरुण पंख तरुण किरण खड़ी खोलती है द्वार, अंत भी इसी प्रकार उगे अरुणाचल में रवि। यानी कवि यहाँ सोई हुई सौंदर्यमयी चेतना को जगाना चाह रहा है। भोर होते हुए आसमान के तारे हर श्रृंगार के फूलों की तरह झड़ चुके हैं और वह सुबह की प्रौढ़ किरण शयन कक्ष के दरवाजे तक पहुंच गई। अर्थात दिन काफी उठ आया है, परंतु हमारी चेतना सोई हुई है। कमल श्री की आंखों के संपुट अभी भी निंदारे हैं, यानी बंद है। लगता है भ्रमरियों की एक जोड़ी कमल कोश में बंद होकर मधु पीने में इतनी व्यस्त हो गई है
कि वह अपना गुंजार भी भूलने लगी है। कवि नहीं चाहता कि मधु के मोह में कोई भी अपने आप को बंदी बना ले। स्वच्छंदता या स्वतंत्रता का मूल्य मधु से कहीं अधिक है। फिर से रात्रि के प्रथम प्रहर में भी कवि इसी निद्रित अवस्था की व्याप्ति देखता है। उससे आश्चर्य है कि ऐसे सुंदर समय में, जबकि सूरज डूब चुका है, स्निग्ध चांदनी फैल चुकी है, चकोर टकटकी लगाकर चांद को देख रहा है, रजनीगंधा की भीनी सुगंध फैल रही है, सभी विकसित कुसुम शबनम के भार से झुक चुके हैं और कलियां पूर्ण विकास पाने के लिए यौवन का द्वार खोल रही हैं, तब भी चेतना सोई हुई है। इसलिए ऐसे पुलकमय समय में कवि उस चिर सुप्त चेतना को एक बार फिर से जगाना चाह रहा है। अंत में कवि प्रातः का चित्र उपस्थित कर उस सुप्त चेतना को झकझोर कर जागरण का संदेश दे रहा है। कवि को ऐसा लगता है कि जागरण का संदेश देने के लिए ही उसके कंठों में सरस्वती का अवतरण हुआ है। आई भारती रात कंठ में। तो आइए पढ़ते हैं आज एक ऐसी कविता को जो छायावाद रहस्यवाद का रूप है और इस बात की द्योतक है कि निराला जी हिंदी के ऐसे कवि हैं जिनकी काव्य रचना में एक काल में और एक ही रचना में कई प्रकार के तत्व एक साथ सक्रिय हो उठते हैं, जिनका बार बार उपहास होने पर भी वे उसी अपने परम प्रिय लोक प्रसिद्ध छंद यानी मुक्त छंद में रची गई कविता को बार बार रचने का साहस कर बैठते हैं। पंक्तियां कुछ इस प्रकार है। जागो फिर एक बार, प्यारे जगाते हुए हारे सब तारे तुम्हें, अरुण पंख तरुण किरण खोलती है द्वार। जागो फिर एक बार, आंखें अलियों सी किस मधु की गलियों में फंसी, बंद कर पांखें पी रही है मधुबौन, या सोई कमल कोरकों में बंद हो रहा गुंजार। जागो फिर एक बार। इन काव्य पंक्तियों का प्रथम पक्ष श्रृंगारी है, दूसरा नवजागरण का संदेश दे रहा है जो भारत के स्वाधीनता संग्राम से भी संबंधित है। इन पंक्तियों में कुछ ऐसा वर्णन है जैसे कोई प्रेयसी अपनी प्रीतम को जगा रही है। कहती है, प्रातः काल में सूर्योदय हो गए, तारे तुम्हें जगाने की चेष्टा करके हार गए हैं और बालारुण की किरणें द्वार पर आकर तुम्हें जगा रही है, धूप चढ़ आई है। साथ में उपालम देती है कि तुम्हारी आंखों में किसी अन्य प्रेमिका की स्मृति सुरक्षित है। मधुगली का अर्थ है कि तुम्हें अपने इस रूप श्रृंगार का आनंद देने वाली अन्य रमणी मिली है, जो अन्य रमणी के रूप सौंदर्य की स्मृति में तुम्हारे नेत्र आप भी बंद है। इस समय भंवरों का गुंजार बंद है, चंचलता शांत है। कवि ने रस लोलुप भंवरे को आलंबन बनाकर किसी निष्ठुर नायक की चेष्टाओं और खंडिता नायिका की उपालम भावनाओं को यहाँ पर अभिव्यंजित किया है। इस तरह कवि प्रकृति का मानवीकरण करते हैं और प्रेमी प्रेमिका की विविध चेष्टाओं का चित्रांकन भी करते हैं। नायक किसी परकीय के प्रेम में आबद्ध होने के कारण नायिका के लिए कष्टदायक स्थिति खड़ी कर रहा है, तभी नायिका उसे यहाँ पर उपालंब दे रही है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि यह भी यहाँ पर कहना चाहता है कि हम किसी अन्य के भ्रम में पड़ रहे हैं और आज हमारी क्या स्थिति है इससे हम अपरिचित हैं, हम चेतना शून्य हैं। अस्ताचल में ढले रवि शशि छवि विभावरी में चित्रित हुई है देख, यामिनी गंधा जगी एक टक चकोर कोर दर्शन प्रिय, आशाओं भरी मौन भाषा बहु भावमयी, घेर रही चंद्र को चाव से, शिशिर भार व्याकुल कुल, खिले फूल झुके हुए, अन कलियों में मधुर मद उर यौवन उभार। जागो फिर एक बार। अब यहाँ पर उन्होंने संध्या काल के समय का वर्णन भी कर दिया है। संध्या समय चांदनी का छिटकना, रात होने पर रजनीगंधा के फूलों का महकना और नायिका के हृदय में उठने वाली भावनाओं का, इन सभी का एक साथ वर्णन यहाँ पर किया गया है। वे कहते हैं कि संध्या समय सूर्य देवता अस्ताचल की ओर ढल रहे हैं, दूसरी तरफ रात्रि का आगमन हो रहा है, चारों तरफ चंद्रमा की चांदनी छिटक रही है जिसे देख रजनीगंधा के फूल महक रहे हैं, और दूसरी तरफ चकोर अपने नेत्रों के कोर से अपने प्रियतम चांद को निहार रहे हैं। मानो आशाओं से भरकर भाव भरी मौन भाषा से चाव के साथ चंद्रमा को वे टकटकी लगाकर निहार रहे हैं। इस प्रकार कवि ने यहाँ प्रतीक रूप में नायक नायिका की प्रेम क्रीड़ाओं का भी चित्रण कर दिया। यहाँ शिशिर ऋतु का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि मादक रात्रि में खिलने वाले फूल खिल उठे हैं, लताओं की डालियां झुक गई है, कलियों के हृदय में प्रफुल्लता देखी जा रही है, चांदनी प्रभाव से वे भी खिलने लगी है, मानो कि वो मदमस्त हो उठी है। ऐसे मादक वातावरण में प्रियतमा अपने प्रिय को कहती है कि फिर से एक बार जागो, उसे प्रेम प्रदान करो।
इस तरह नायिका अपनी प्रेम पिपासा शांत करने की भावनाओं का संकेत यहाँ पर देती है। इन पंक्तियों में प्रकृति चित्रण के साथ एक उन्मत्त नायिका का भी चित्रण यहाँ पर है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि श्रृंगारिकता और राष्ट्रीयता यानी दोनों का मिश्रण है, यानी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि हमें दिखाई देती है, जिसकी भाषा बड़ी ही सरल और माधुर्य गुण प्रधान है। अगली पंक्तियां कुछ इस प्रकार है। प्यूरव पपी है प्रिय बोल रहे, सेज पर विरह विदग्धा वधु, याद कर बीती बातें रातें मन मिलन की, मूंद रही पलके चारू, नयन जल ढल गए, लघु तर कर व्यथा भार, जागो फिर एक बार। यहाँ पर नायिका अपने प्रीतम से मिलन की बीती बातों को याद करके विरह विदग्ध हो रही है। जब वह पपीहे की प्यू प्यू की ध्वनि सुनती है तो मिलन की उन रातों को स्मरण कर मधुर स्मृतियों में खो जाती है। उस क्षण उसकी पलकें मूंद जाती है और आंखों से अश्रुजल छलकने लगते हैं। इस प्रकार कवि ने यहाँ पर एक विरहिणी नायिका की विरह व्यथा का चित्रण कर दिया। प्रिय के अभाव में सेज पर बैठी नायिका उस आलिंगन को स्मरण करती है जो प्रिय के सानिध्य में उसे सुख प्राप्त हुआ था। उस क्षणों को याद करके उसके नेत्रों से नीर बहने लगता है और इस तरह थोड़ी देर के लिए आंसू बहाकर वह अपनी व्यथा का भार हल्का करती है। यहाँ पर कवि ने विरहिणी नायिका की स्मृति भावों को व्यंजित किया है और उसकी दयनीय स्थिति का चित्रण भी किया है। तो हम कह सकते हैं यहाँ श्रृंगार रस के विप्रलंब रूप का वर्णन हुआ है, यानी विप्रलंब श्रृंगार की मार्मिक अनुभूति होती है। भाषा का वही जहाँ श्रृंगार है वहाँ माधुर्य गुण होगा, भाषा लाक्षणिक और मुहावरेदार तो है ही। सहृदय समीर जैसे पहुँचो प्रिय नयन नीर, शयन शिथिल बाहें भर स्वप्निल आवेश में, आतुर उर वसन मुक्त कर दो, अब सुप्ति सुखोन्माद हो, छूट छट अलस फैल जाने दो पीठ पर, कल्पना से कोमल ऋजु कुटिल प्रकार कामी केश कुछ। यहाँ पर नायिका अनुरोध करती है कि जिस प्रकार शीतल पवन पसीने की बूंदों को पहुँच देता है वैसे ही तुम मेरे इन अश्रुकणों को पहुँच दो। हे प्रिय, तुम मुझे अपनी बाहों में भर लो। और वो व्याकुल होकर प्रगाढ़ आलिंगन में भर कर प्रिय को वसन मुक्त करने का निवेदन करती है। यहाँ पर कवि मुग्धा नायिका का चित्रण करते हैं, उसकी विविध शारीरिक चेष्टाओं और इच्छाओं को व्यक्त करते हैं। वह अपने घुंघराले काले बालों को खोलकर प्रिय से एकाकार होना चाहती है। यहाँ पर संयोग श्रृंगार का चित्रण करते हुए नायक नायिका के मिलन प्रसंगों और उनकी चेष्टाओं का चित्र यहाँ पर कवि ने अंकित किया है। निराला जी की विशेषता है कि छायावादी काव्य इन्होंने जहाँ भी लिखा है वहाँ भाषा के माधुर्य गुण के साथ लाक्षणिकता का तो पुट है ही, साथ में संस्कृत निष्ठ भाषा का स्वर भी यहाँ देखने को मिलता है, बिल्कुल प्रसाद जी की तरह। कहीं कहीं इनके काव्य में रीतिकालीन कवियों का सा प्रभाव छलकता है, जहाँ पर इन्होंने प्रकृति का मानवीकरण कर दिया है। जूही की कली में भी यही प्रभाव देखने को मिलता है और इन पंक्तियों में भी यही प्रभाव है। आगे है, तन मन थक जाएं मृदु सुरभि सी समीर में, बुद्धि बुद्धि में हो लीन, मन में मन जी में जी, एक अनुभव बहता रहे उभय आत्माओं में, कब से मैं रही पुकार, जागो फिर एक बार। यहाँ पर फिर से नायिका उसे रति सुख में प्रणय क्रीड़ा का आनंद अनुभव कराना चाहती है और उसे कहती है कि प्रेम की चरमावस्था में जहाँ तन मन थक जाए और अद्वैत की अनुभूति करने लगे, उस समय बुद्धि बुद्धि में, मन मन में और आत्मा आत्मा में लीन हो जाए। देखिए यहाँ पे संत काव्य सा प्रभाव आपको देखने का मिलेगा। जिस प्रकार वायु में सुगंधि व्याप्त है, उसका पृथक्करण संभव नहीं है, उसी प्रकार हम दोनों भी अद्वैत सिद्धि को प्राप्त हों। प्रेम के उस अपूर्व आनंद में उभय आत्माओं में एक अनुभव बहता सा दिखाई दे। यह प्रेयसी की ओर से प्रेम निवेदन है जो नायिका रब्द श्रृंगार है, अर्थात उसके हृदय की उमंग कब से मिलन को आतुर है, अतः उस प्रेम को एक बार फिर से जागने की प्रार्थना यहाँ पर वह कर रही है। आगे पंक्तियां हैं, उगे अरुणाचल में रवि, आई भारती रति कवि कंठ में, क्षण क्षण में परिवर्तन होते रहे प्रकृति पट, गया दिन आई रात, गई रात खुला दिन, ऐसे ही संसार के बीते दिन मास वर्ष कितने ही हजार, जागो फिर एक बार। यहाँ पर देखिए आपको श्रृंगार से राष्ट्र उद्बोधन की ओर ले जाती हुई कविता दिखाई देगी। यहाँ पे कवि कहता है कि प्रकृति में परिवर्तन होते रहते हैं, रात के बाद दिन और दिन के बाद रात आती है, नए सूर्य का उदय होता है। कवि की वाणी में भारत प्रेम गूंज उठता है। वह कहता है कि गया दिन आई रात, काल किसी की प्रतीक्षा नहीं कर रहा,
दिन के बाद रात्रि और रात्रि के बाद दिन, इसी क्रम में वह काल चक्र जो है वो घूमता रहता है। और वर्ष दर वर्ष कितने ही सहस्त्रों वर्ष बीत गए, किंतु भारत की कुंभकर्णी निद्रा अब तक नहीं टूटी। अब यहाँ पे देखिए, श्रृंगार रस से आपको यहाँ पर देश प्रेम की ओर ले जा रहे हैं, तो वाणी का स्वर बदल जाएगा माधुर्य से ओज की तरफ। ठीक है, ये आपको जब मैंने गुण बताए हैं तब भी बार बार बताया है कि जहाँ श्रृंगार है वहाँ माधुर्य है गुण भाषा का। और जैसे ही वह देश प्रेम की बात करने लगता है या किसी युद्ध का वर्णन आ जाता है, वहाँ पर वाणी के अंदर ओज आ जाना बड़ा ही सहज और स्वाभाविक है। तो राष्ट्रीय चेतना का विकास नहीं हो पाया। अतीत की गरिमा भूलकर अज्ञान, दरिद्रता और संकीर्णता के श्राप से ग्रस्त होकर दुख भोगने वाले भारत की जनता को कवि यहाँ पर आह्वान कर रहा है, जागो फिर एक बार। तो यहाँ पर संवाद नायिका और नायक से हट करके देशवासियों और कवि के बीच में हो जाता है। तो देशवासियों को राष्ट्रीय आंदोलन में यहाँ सक्रिय भागीदारी देने हेतु यहाँ आह्वान किया जा रहा है। तो भाषा का गुण बदल गया, ओज प्रदान हो गया, लाक्षणिकता विद्यमान रहेगी लेकिन गुण यहाँ पर परिवर्तित होता है। यह भव्य और उत्तेजक होती चली जाएगी। और जहाँ पर कवि सांस्कृतिक पराभव की जड़िमा में सोए हुए देश को जगाने के लिए हमें अतीत के राष्ट्रबोध, युद्धसा, स्वत्वबोध आदि करके आत्मबोध करवाएंगे। और कवि का यह उद्बोधक स्वर तत्कालीन राष्ट्रीय संकट काल में कितना महत्वपूर्ण प्रतीत होता है, इन पंक्तियों को पढ़ के आपको महसूस होगा। सत श्रीकाल भाल अनल धक धक कर जला, भस्म हो गया था काल, तीनों गुण ताप त्रय अभय हो गए थे तुम, मृत्युंजय व्योमकेश के समान, अमृत संतान तीव्र भेद कर सप्तावरण मरण लोक, शोकहारी पहुंचे थे वहां जहां आसन है सहस्रार, जागो फिर एक बार। अब यहाँ पर वह श्रृंगारिक भाव को त्याग कर भारत की वर्तमान दीनहीन दशा का चित्रांकन करते हैं और अंग्रेजों की दास्ता में फंसे भारत की दुर्दशा पर खेद भी व्यक्त करते हैं। कहते हैं कि प्रकृति का परिवर्तन होता रहा, रात के बाद दिन और दिन के बाद रात आती रही, काल चक्र घूमता रहा, हजारों वर्ष बीतते चले गए, किंतु भारत की कुंभकर्णी नींद अभी तक टूटी नहीं, अर्थात अभी तक राष्ट्रीय चेतना का विकास नहीं हुआ। कवि भारतवासियों को जगाता है और कहता है, तुम सत्य और समृद्धि के प्रतीक हो, मृत्यु को जीतने वाले हो यानी मृत्युंजय हो, तो तुम्हारा अभिवादन है। साथ में कामना भी करता है यहाँ पर कवि कि महादेव के ललाट के तीसरे नेत्र के समान भारत के वीरों की क्रोधाग्नि भड़क उठनी चाहिए। जिस प्रकार भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख से कामदेव को भस्म कर डाला था, उसी प्रकार भारतवासी एक सिद्ध योगी बनकर अपनी समस्त इच्छाओं को जला डाले और सब रज व तमो गुणों पर विजय प्राप्त करके दैविक भौतिक कष्टों को भुला दे। यहाँ पर वह कामना करता है कि मृत्युंजय शिव के समान पंच महाभूत बुद्धि और अहंकार के मायावी आवरण को भेद डाले और हठ योगी साधक सिद्ध हो जाए। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि निराला के अंदर आपको समस्त विशेषताएं मिलेगी। जहाँ पर छायावादी स्वर है वहाँ पर इनका रहस्यवाद भी, आपके दर्शन भी आपको होते चले जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर आप सिद्धों के समान या नाथों के समान हठ योगी साधक साधना करने को या शिव का वर्णन भी करते दिखाई दे रहे हैं। सिंही की गोद से छीनता है शिशु कौन, मौन भी क्या रहती वह रहते प्राण, रे अजान एक मेष माता ही रहती है निर्निमेष, दुर्बल वह छिनती संतान जब जन्म पर अपने अभिशप्त तप्त आंसू बहाती है, किंतु क्या योग्य जन जीता है, पश्चिम की उक्ति नहीं, गीता है स्मरण करो बार बार, जागो फिर एक बार। वीरता का स्मरण कराते हुए कवि यहाँ कहते हैं कि तुम भारत माता रूपी सिंहिनी की संतान हो, उसकी गोदी के सिंह शिशु को कौन छीन सकता है, अर्थात भारतीयों की स्वतंत्रता को कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि सिंह शिशु को छीनते समय उसकी माता सिंहनी क्या मौन रह सकती है। हे अज्ञानी भारतवासी, केवल भेड़ माता ही अपने शिशु को छीनते देख अपने अभिशप्त दुर्बल जीवन पर तप्त आंसू बहाती है, अर्थात जो कमजोर होते हैं, यहाँ भेड़ कमजोरी का प्रतीक है, वे अपने हक छीन जाने पर आंसू बहाकर बैठे रहते हैं, प्रतिरोध नहीं कर पाते, किंतु जो योग्य होते हैं, वीर होते हैं, वे चुपचाप नहीं बैठ सकते, अन्याय नहीं सह सकते। तुम अपनी वीर परंपरा का स्मरण करो, आत्मबल जगाओ और विदेशी शासन का अंत करके जन आंदोलन को तीव्र करो। गीता में भी कर्म का संदेश दिया है, जरा उसे स्मरण करो। यह कोई पश्चिम की उक्ति नहीं है, पूर्वी देश भारत की पुकार है। जिस प्रकार अर्जुन ने मोह ममता त्याग कर श्री कृष्ण की ललकार सुनी और अपनों पर ही शस्त्र उठाया,
क्यों? क्योंकि उससे अन्याय का विरोध करना था। ठीक उसी प्रकार देशवासियों, घर परिवार का मोह त्याग कर संग्राम में कूद पड़ो, जो कि स्वतंत्रता के लिए संघर्ष के जारी रखने के लिए बहुत आवश्यक है। तभी हमारा सपना पूरा होगा। आगे की पंक्तियां कुछ इस प्रकार है। पशु नहीं वीर तुम, समर शूर क्रूर नहीं, कालचक्र में हो दबे। आज तुम राजकुंवर समर सरताज, मुक्त हो सदा ही तुम, बाधा विहीन छंद बंद ज्यों, डूबे आनंद में सच्चिदानंद रूप। यहाँ पर देख लीजिए, स्वयं ही मुक्त छंद के दर्शन यहाँ पे कराते हैं कि जिस प्रकार छंद अपने बंधन से मुक्त हो चुका है, उसी प्रकार तुम भी अपने बंधनों से मुक्त हो सकते हो, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष कर सकते हो। वो कहता है कि अपने स्वाभिमान पर विचार करो, साम्राज्यवादी आतताइयों के से डरने की आवश्यकता नहीं है। समर शूर तुम क्रूर नहीं, तुम्हारा पराक्रम दुर्बलों को सताने वाली क्रूरता का पर्याय नहीं है, ये शूरवीरता है, साहसिक रणप्रियता है। वैदिक काल में ऋषियों ने दीनता नहीं किंतु आत्मविश्वास का उपदेश दिया था। उनका मंत्र था कि मानव महान है, न मानुषात श्रेष्ठतर हिम किंचित, अर्थात मनुष्य अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। हमारे वेदों और उपनिषदों में भी अद्वैत का जहाँ चित्रण है, उसके अनुसार मनुष्य स्वयं ब्रह्म का रूप है। हम ब्रह्मास्मि, अनहलक जिसे कहा गया है, वह कायर कामुक दीनहीन और पद दलित व्यक्ति नहीं है, बल्कि साक्षात ब्रह्मा है, सच्चिदानंद स्वरूप है। अभिप्राय यहाँ कहने का यह है कि भारतवासी सभी बाधाओं से मुक्त है। आज भले ही वे कालचक्र में दब गए, परिस्थितियां विपरीत है, किंतु सदैव युद्ध विजेता रहा है। अतः अपनी भीतरी शक्तियों को यहाँ पहचानिए और अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष के में रत रहने की प्रेरणा यहाँ पर कवि देता है। यहाँ पर अद्वैतवादी दर्शन भी है, उन्हें प्रेरित भी कर रहे हैं और धैर्य पूर्वक उनकी शक्तियों का पुनस्मरण भी करवा रहे हैं। महामंत्र ऋषियों का अणुओं परमाणुओं में फूंका हुआ, तुम हो महान, तुम सदा हो महान, हे नश्वर यह दीन भाव, कायरता काम पड़ता ब्रह्मा हो तुम, पदरज भर भी नहीं है पूरा यह विश्वभार, जागो फिर एक बार। यहाँ पर वे ऋषि मुनियों की शिक्षा को स्मरण करवा रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने अणु परमाणुओं में यह मंत्र फूंका था कि तुम सदैव महान हो। अर्थात प्रत्येक भारतवासी में हमारे ऋषि मुनियों ने विश्वास जगाया था कि भारत वीर है, शक्तिमान है, अपने अधिकार के लिए संघर्षरत रहने का सामर्थ्य उसके अंदर है। तो ऐसी स्थिति में मोह ममता कायरता जैसे दीन भाव नाशवान है। इन दीनहीन भावों को भुलाकर आत्मबल को पहचानो। तुम साक्षात ब्रह्मा हो, तुम्हारे चरणों की रेत पर नहीं अपितु कंधों पर विश्व का भार है। अर्थात अपने दायित्व को पहचानो, सर्वशक्तिमान बनो, आजादी के लिए उठ खड़े हो, तभी ये देश अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त हो सकेगा। यहाँ पर ये कविता समाप्त होती है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि इन पंक्तियों में कवि ने देशवासियों का आह्वान किया है, उन्हें उनकी शूरवीरता, उनके शौर्य का स्मरण करवाया है और उसे जागृत होने के लिए प्रेरित किया है। तो आप इस कविता को फिर से पढ़ें और सप्रसंग व्याख्या का मतलब ही यही है कि आप प्रसंग को समझें, संदर्भ को समझें, कवि क्या कहना चाह रहा है उसके भावार्थ को समझें और साथ में उसके कला पक्ष को भी देखते चलें, जिसमें उसकी भाषा, उसका गुण, उसका रस, उसका छंद सभी कुछ आना चाहिए। क्या क्या भाषा की यहाँ विशेषताएं आ रही है, उन सभी का वर्णन करना आपको आना चाहिए। इस संदर्भ में जो भी प्रश्न हो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे चर्चा कर सकते हैं। धन्यवाद।